हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू बायोहॉलिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने घरों में रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, है ना। सारी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं ना आप कोरोना वायरस से बचने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है ना। अगर अभी आपने प्रिकॉशंस को फॉलो कर लिया तो आप खुद को और अपनी फैमिली को इजीली कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। तो आराम से घर पे बैठिए और पढ़ाई कीजिए। आई एम डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। अब आप सोच रहे होंगे मैम, अभी तो हम 11th क्लास का पढ़ रहे थे तो 12th का चैप्टर क्यों स्टार्ट किया? वो मुझे इसीलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी 12th क्लास में आए हैं और लॉकडाउन की वजह से जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप 12th का भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए ताकि हम भी पढ़ सकें। इसलिए मैंने सोचा कि हम सबका ध्यान रखना है ना मुझे, तो साथ साथ दोनों क्लासेस के चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और एक और बात जो याद रखनी है आपको कि जो 12th क्लास की बायोलॉजी है वो मेनली कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट्स बेसिस पे है, ठीक है। और जो 11th क्लास की बायोलॉजी थी वो ज़्यादातर फैक्चुअल थी, उसमें हमें एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पड़ता था क्योंकि वो फैक्ट्स पूछे जाते थे पेपर में, इसलिए हमें वो पॉइंट्स को बाहर जाके पढ़ना पड़ता था। लेकिन 12th में हम मेनली एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे और जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time, ठीक है। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एक निश्चित समय के लिए ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, उसके बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया है नेचुरल डेथ। अब इसका क्या मतलब है? डेथ तो डेथ है, अब इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या? यहाँ पे नेचुरल डेथ का मतलब है कि वो अपनी कंप्लीट लाइफ पूरी करके अगर मर रहा है नेचुरली, ऐसे नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी ने उसका मर्डर कर दिया तो हम उसको लाइफ स्पेन में नहीं लेंगे, वो तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी। जो लाइफ स्पेन की डेफिनेशन है वो नेचुरल डेथ तक के लिए है, बर्थ टू नेचुरल डेथ। ऑलराइट, नाउ lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes but with their genetic constitution, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके साइज़ से डिपेंड हो, कि उसका साइज़ छोटा है तो लाइफ स्पैन छोटा होगा, उसका साइज़ बड़ा है तो लाइफ स्पैन बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कैसा भी हो सकता है लाइफ स्पैन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है क्रो और पैरेट का, दोनों बर्ड्स हैं, दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन उनकी लाइफ स्पेंस में बहुत डिफरेंस है। अब आप पूछेंगे कि कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी ने ये इमेज दी हुई है, ये एनसीईआरटी की इमेज है, अच्छे से याद रखनी है। लेकिन अब आप देखेंगे इसमें कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है उनके आगे जगह खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली है तो छोड़ दिया, यहाँ पे इमेज बनी है, नाम लिखा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको याद करना है ना। तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पे उन सब ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन लिख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रो और पैरेट को देखते हैं क्योंकि इसकी बात पहले की गई है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे इमेज में, जो क्रो का लाइफ स्पैन है वो है 15 ईयर्स और जो पैरेट है उसका लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स, है ना डिफरेंस। साइज सिमिलर है बट लाइफ स्पैन में डिफरेंट है।
है ना। अब देखिए एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स, रोज़ 5 to 7 ईयर्स, डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स एंड बनाना ट्री इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, काऊ का लाइफ स्पैन होता है 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स का होता है 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई इसका होता है 30 डेज, राइस प्लांट का होता है 3 to 4 मंथ्स, बनियान ट्री का होता है 200 to 300 ईयर्स। नाउ इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स और ऐड किए हैं, दैट इज़ मैंगो ट्री जिसका है 300 ईयर्स एंड पीपल ट्री जिसका है 2000 to 3000 ईयर्स। अगेन आप वाइड डिफरेंस देख रहे हैं। अब इनका साइज़ तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम इस इमेज में तो ना मैंगो ट्री की बात की है ना पीपल ट्री की बात की है, तो आपने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन में इनके बारे में लिखा है। देखिए, सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री, है ना। इसमें लिखा है कि जो मैंगो ट्री है पीपल ट्री है इनका साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन लाइफ स्पैन डिफरेंट है। ये देखिए मैंगो ट्री का है 300 ईयर्स और पीपल ट्री का है 2000 to 3000 ईयर्स। So we can conclude that lifespan is not necessarily always correlated to their sizes। लेकिन फिर किस पे डिपेंड करता है? वो उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, उसके जीन्स कैसे हैं, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty, that is no individual is immortal except single celled organisms। ठीक है, क्या बोल रहा है? कुछ भी लाइफ स्पैन है लेकिन डेथ तो सर्टेन है, डेथ तो निश्चित है ही, है ना। आपको भी पता है ये कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या बोली एनसीईआरटी ने, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब आप सोचेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स अमर कैसे हो गए? क्योंकि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो मरा नहीं, 2 में डिवाइड हो गया, वो अमर है। समझ रहे? इस कंटेक्स्ट में बोला है एनसीईआरटी ने। सो ये याद रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हेयर डेथ मीन्स नेचुरल डेथ एंड नॉट एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नाउ अब हम ये सोचने वाली बात है कि जब हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था ना 11th क्लास में, जब हमने स्टार्ट किया था, हमने इसी से स्टार्ट किया था कि देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, है ना। लेकिन अब हम ये भी बोल रहे हैं कि उनकी डेथ भी सर्टेन है, तो जब वो मरी जा रहे हैं तो फिर भी हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को कैसे मिल रहे हैं? कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस तो होगी ना जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी इंश्योर हो रही है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म मर रहा है तो दूसरा फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तभी तो हम वाइड वैरायटी देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को देख पा रहे हैं ना। तो वो ही प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस विच इंश्योर्स दिस कंटिन्यूटी इज रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सो डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to itself। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को राइज करता है। ठीक है, फिर वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसमें मेच्योरिटी आती है उस लेवल तक जब तक वो खुद रिप्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, तो एक साइकिल बन जाती है, बर्थ हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और डेथ हो जा रही है। समझ गए? देखिए, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ, ये लाइफ साइकिल बन गई। नाउ there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। ठीक है, अब हमने ये तो बोला कि डाइवर्सिटी है, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म ने अपने हिसाब से अपना मैकेनिज्म चूज़ किया मल्टीप्लाई करने का, रिप्रोड्यूस करने का।
ठीक है। अब वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, ठीक है। नाउ based on whether there is the participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types, ठीक है, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है या दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, और जो आपको ऑलरेडी पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual reproduction, है ना। जब जो ऑफस्प्रिंग है वो एक पेरेंट से ही प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें एक लाइन आई है, अगर आप अलर्ट होंगे, अटेंटिव होंगे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या मतलब है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार गैमेट्स बंद तो जाते हैं लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ही डायरेक्ट डेवलप होके एडल्ट बना देता है, ठीक है। तो बन रहे हैं लेकिन फ्यूजन नहीं हो रहा। फ्यूजन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। देखिए, इसको ही हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग into adult animal without fusion with sperm is called parthenogenesis. Now फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि गैमेट्स तो दो टाइप के होते हैं ना, स्पर्म और एग, तो जो स्पर्म है वो क्यों नहीं डेवलप हो रहा है एडल्ट एनिमल में? आया कि नहीं आया क्वेश्चन? नहीं आया तो उठ जाओ, सो मत, पढ़ना है, पढ़ने के लिए आया ना। वीडियो किस लिए चलाया आपने? पढ़ने के लिए, तो सोना नहीं है, अलर्ट रहिए, है ना। तो इसका आंसर ये है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा, एनर्जी चाहिए रहेगी ना। सेल को कहाँ से लेगी? साइटोप्लाज्म में होने वाली रिएक्शन से, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो एडल्ट एनिमल में डेवलप हो सके, तो वो एग में होती है, स्पर्म में नहीं होती। इसलिए स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एग डेवलप हो जाता है एडल्ट एनिमल में, ठीक है। इसके एग्जांपल काफ़ी सारे होते हैं, इंसेक्ट्स है, बीज है, कुछ आंट्स होती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए वो है बीज का, ठीक है। ये देखिए, इस डायग्राम से आप समझेंगे, एग जब ले होता है तो या तो वो फर्टिलाइज हो जाता है या वो फर्टिलाइज नहीं होता। अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो किस में डेवलप हो जाता है? ड्रोन में डेवलप हो जाता है, मेल हनी बी में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब फर्टिलाइज हो गया तो उसमें भी दो टाइप्स की बीज होती हैं, एक वर्कर हनी बीज और एक क्वीन हनी बीज, ठीक है। जो वर्कर हनी बी है वो लाइट फीडिंग से, मतलब नॉर्मल खाना खाती है, और जो क्वीन हनी बी है वो स्पेशल है, क्वीन है, महारानी है ना, तो वो हैवी फीडिंग करती है, रॉयल जेली को खाती है, उसकी वजह से वो क्वीन हनी बी बनती है। समझ गए? ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट वहाँ पे लाइन आई, उसको समझाने के लिए मुझे ये पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ा, ठीक है। चलिए, now again to NCERT. When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction, ठीक है। एक पेरेंट है तो asexual है, दो पेरेंट्स है अपोजिट सेक्स के तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखिए, फ्यूजन होगा यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का, है ना। Now we will discuss about asexual reproduction in little more detail, ठीक है। Now in this method a single individual is capable of producing offspring, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद उससे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं that are not only identical to one another but also exact copies of their parent,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपस में सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपीज़ होती हैं, कार्बन कॉपीज़ होती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही पेरेंट है ना। वेरिएशन कब आएगा? जब दो पेरेंट्स होंगे, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर होगा, मिक्स होंगे, तो वेरिएशन के चांसेस है। अब यहाँ तो एक ही पेरेंट है तो कोई वेरिएशन नहीं होता, सिमिलर होते हैं। और उन ऑफस्प्रिंग्स को हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोन्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाहर से भी सेम है, जेनेटिकली भी सेम है, और ऑफस्प्रिंग्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले। ऑलराइट, चलिए, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स and in plants and animals with relatively simple organizations। ठीक है, जिसमें थोड़ा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे प्रोटिस्ट और मोनेरन्स, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है या पेरेंट सेल होती है, दैट डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या है? सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का मोड है। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? बाइनरी फिशन होता है। जैसे अमीबा का एग्जांपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है? एक सेल डिवाइड होके 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है ना, और हर एक डॉटर सेल फर्दर एडल्ट में डेवलप हो जाती है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। पेरेंट सेल है अमीबा का, वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बाइनरी मतलब 2 और फिजन मतलब टूटना, 2 इक्वल सेल्स में टूटना। ठीक है, नाउ ईस्ट में क्या है? जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। एक छोटी बर्ड बनती हैं जो पहले तो इनिशियली पेरेंट सेल से अटैच रहती हैं, फिर धीरे धीरे सेपरेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये छोटी जो आप देख रहे हैं ये बर्ड है। ठीक है, now members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through spatial asexual reproductive structures। ठीक है, अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई के और कुछ सिंपल प्लांट्स के, एल्गी के, वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। अभी आपको मेनली 4 इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जूस्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है। ठीक है, बाकी 3 क्या है? कोनिडिया है जो कि हमें पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है। बर्ड्स हैं जो कि हमें हाइड्रा में देखने को मिलते हैं, और एक एग्जांपल आपने ईस्ट भी पढ़ा है ना। गैम्यूल्स हैं, स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं, और जूस्पोर का जो इसमें ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया है वो है क्लेमाइडोमोनास। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो फर्स्ट है ए पार्ट है वो जूस्पोर्स है। अब इसमें आप 2 दिख रहे हैं ना, 2 डंडे से दिख रहे हैं। क्या डंडे हैं? ये डंडे नहीं है, ये फ्लैजिला है, इसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, है ना। जो बी पार्ट है वो कोनिडिया का है, पेनिसिलियम का। थर्ड जो पार्ट है वो है हाइड्रा का, जिसमें आपको बर्ड फॉर्मेशन दिख रही है। फोर्थ पार्ट है गेम्यूल्स का, स्पॉन्ज में दिखते हैं हमें। ठीक है, नाउ ये तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था एनिमल्स में। जब हम प्लांट्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं जिसका नाम होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स in which a new plant grows from a fragment of parent plant or a specialized reproductive structure। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है वो या तो किसी फ्रेगमेंट से ग्रो हो रहा है पेरेंट प्लांट के, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि यूनिट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इसका एग्जांपल है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। ठीक है, वैसे तो आप इनके बारे में डिटेल में प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूंगी। ये देखिए, ये वाली जो यूनिट्स है ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स की, रूट्स की, जिसमें राइजोम, ट्यूबर, बल्ब। ठीक है, लेकिन एक दूसरा पार्ट भी होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसमें हम खुद से कटिंग या लेयरिंग या ग्राफ्टिंग करके हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए जो रनर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होती हैं, है ना,
ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। राइजोम्स हैं, राइजोम्स अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, ये तो अबव द ग्राउंड है, और जो राइजोम्स है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इसका एग्जांपल होता है जिंजर, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। शक्कर क्या है, इसमें एक शूट अराइज होती है अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम से, ठीक है। इसका एग्जांपल है बनाना, पाइनएप्पल। नाउ ट्यूबर्स में क्या होता है, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, इसका एग्जांपल है पोटैटो। ऑफसेट्स में क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए होती है ये, जैसे कि वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया, है ना। बल्ब्स क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम से फूड स्टोरेज के लिए होती है, जैसे गार्लिक और अनियन, प्याज और लहसुन, ठीक है। ये देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसमें जो ए पार्ट है ये ट्यूबर का है, जिसमें पोटैटो का आपको इमेज देखने को मिल रहा है, और ये पोटैटो की आइज़ हैं, ठीक है, जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। दूसरा पार्ट जो आप देख रहे हैं बी पार्ट, ये राइजोम का एग्जांपल है, और ये जिंजर का है, ठीक है। थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है, अगेव का एग्जांपल है, जिसमें बल्बिल है यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो फोर्थ पार्ट है वो ब्रायोफिलम का एग्जांपल है, इसमें ब्रायोफिलम की लीफ के मार्जिन्स पे एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करती हैं, इससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। जो ई पार्ट है ये वाटर हाइसिंथ का, आइकॉर्निया का एग्जांपल है, ऑफसेट का एग्जांपल है, ठीक है। नाउ अब इन सब की साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, जहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, वो साइट ऑफ ओरिजिन होती है नोड्स, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है पहले कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से न्यू प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं, तो उसका आंसर है नोड्स। जब भी ये नोड्स डैम्प सॉइल या वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये रूट को प्रोड्यूस करते हैं और उससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने पोटैटो में देखा, स्मॉल प्लांट इमर्जेस फ्रॉम बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। ऐसे ही हमने एडवेंटिशियस बर्ड्स का भी देखा, ब्रायोफिलम के मार्जिन पे जो है राइज हो रही हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग। इसमें डिटेल में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नाउ इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है टेरर ऑफ बंगाल का। अब ये क्या है, ये है वाटर हाइसिंथ या फिर आइकॉर्निया, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट, ठीक है। जहाँ भी उसको स्टैंडिंग वाटर देखने को मिलेगा वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा और वाटर में से सारी की सारी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेगा। उससे क्या होता है कि वहाँ पे रहने वाले जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये इंडिया में इसलिए लाया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, लीव्स की शेप बहुत सुंदर होती है, अट्रैक्टिव था ये, तो उन्होंने सोचा कि चलो इंडिया में भी लगा देते हैं। लेकिन एक बार लगा दिया तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एट फिनोमिनल रेट पे ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है ना, एसेक्सुअली ग्रो कर रहा है, जो कि एक सिंपल और फास्ट प्रोसेस है, समझ गए। ये देखिए ये आइकॉर्निया का फ्लावर्स हैं और ये उसकी लीव्स हैं, है ना। Now, asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organizations like algae and fungi. ये तो हमने पढ़ लिया कि जो simple organisms हैं उनमें ज़्यादा common method होता है, लेकिन they shift to asexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जब adverse conditions होती हैं तो वो भी sexual method of reproduction को फेवर करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, आंसर नहीं दिया हुआ उसमें। ये पूछा है कि सेक्सुअल मेथड क्यों फेवर करते हैं एडवर्स कंडीशंस में, क्या फ़ायदा है उसका। तो उसका आंसर ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस लाता है ऑर्गेनिजम्स में, है ना, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और उससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में जा सकता है, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट पहले क्रोमोसोम में आ सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वेरिएशंस की, और उनमें से कुछ वेरिएशंस इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं किसमें, चेंज्ड कंडीशंस को सरवाइव करने में। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होता है एडवर्स कंडीशंस में, ऑलराइट। Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants, while in most of the animals only sexual mode of reproduction is present, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड्स दोनों देखे जा सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उसमें कॉमनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है।
ये देखिए क्रॉसिंग ओवर का एग्जांपल है। ये देखो ये ब्लू क्रोमोसोम था पूरा, ये रेड क्रोमोसोम था पूरा। अब ब्लू में रेड आ गया थोड़ा सा, रेड में थोड़ा सा ब्लू हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। नाउ ये हमने बात की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें आपको पता ही है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी है आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब आप बोलोगे एक ही इंडिविजुअल में कैसे मेल और फीमेल गैमेट? कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बना देते हैं, है ना, और जाइगोट फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है, ईजी है एंड फास्ट प्रोसेस, ठीक है। Now, because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offsprings that are not identical to the parents or amongst themselves, ठीक है। जो offsprings हैं वो ना आपस में identical होते हैं ना पेरेंट्स में, ऐसे नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम है कि अगर ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग है तो उसमें भी 2 कान होंगे, 1 नाक होगी, 2 आँख होंगी, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है, लेकिन देखने में सब सेम नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मोनोइशियस का और डाइशियस का एग्जांपल है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि मोनोइशियस में दोनों पार्ट सेम ही प्लांट में है और डाइशियस में दोनों अलग अलग में है, ठीक है। नाउ अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern, ठीक है। कि वैसे तो मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटमी में वो बहुत डिफरेंट होते हैं आपस में, लेकिन जब उनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का पैटर्न हम देखते हैं तो काफ़ी सिमिलर होता है उसमें, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचना होता है, मैच्योर होना पड़ता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें सेक्सुअली, और उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज एनिमल्स में और वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में, ठीक है। और ये फेज़ जो है ये वेरिएबल ड्यूरेशंस का हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज एंड इट कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, ठीक है। वो ऑब्वियस ही बात है, जब जुवेनाइल फेज ख़त्म होगा तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, और हम प्लांट्स में इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो वो फ्लावर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि मैरीगोल्ड, राइस, कोकोनट और मैंगो कितना टाइम लगाता है फ्लावरिंग में, तो ये मैंने इसलिए आपको ये आंसर लिख दिया इसमें कि मैरीगोल्ड 2 to 3 मंथ्स लगाता है, राइस भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगाता है, कोकोनट में वेराइटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट 5 to 7 ईयर्स लगाता है, और मैंगो 4 to 6 ईयर्स लगाता है, ठीक है। नाउ इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है, तो जो बीच वाला इंटर फ्लावरिंग पीरियड है हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे, ठीक है। नाउ प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन डिफरेंट टाइप्स एंड आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। उसके बेसिस पे, फ्लावरिंग के बेसिस पे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। जो एनुअल और बाइनियल है इसमें हम क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं तीनों फेजेस में, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज में, लेकिन पेरिनियल में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखिए एनुअल, पेरिनियल और बाइनियल, ऑलराइट। नाउ अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें अलग ही सिस्टम होता है फ्लावरिंग का, जैसे बेम्बू, ये क्या होता है पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, ऑलमोस्ट 50 to 100 ईयर्स बाद बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक प्लांट है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं, वो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। पिछली बार 2018 में फ्लावर हुआ था और अब आप 12 साल कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद फ्लावर करेगा, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर एक साथ करता है प्रोड्यूस, और कहाँ पे होता है ये, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। पूरे जो हिली ट्रैक्स हैं उस वो ब्लू स्ट्रेचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़
और लगेंगी, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।